हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है डिफरेंट डिवाइजर्स। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर डी दे रखा है। ठीक है, हमें एक इंटीजर डी दे रखा है और हमें बताना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए। ठीक है, सच दैट ए हैज एटलीस्ट फोर डिवाइजर। ठीक है, ए का कम से कम चार डिवाइजर होना चाहिए और कोई भी दो डिवाइजर के बीच का डिफरेंस एटलीस्ट डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूं। मुझे एक इंटीजर डी दे रखा है और मुझे इस प्रॉब्लम में आउटपुट करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ क्रिटेरिया है। वो जो ये जो पॉजिटिव इंटीजर ए है, इसका एटलीस्ट फोर डिवाइजर्स होना चाहिए। ठीक है, और हर कोई भी दो डिवाइजर के बीच का डिफरेंस एटलीस्ट डी के बराबर होना चाहिए। यानी कि मुझे दो कंडीशन दिया है। सबसे पहला कि एटलीस्ट फोर डिवाइजर होना चाहिए और दूसरा कोई भी दो डिवाइजर के बीच का डिफरेंस एटलीस्ट डी के बराबर होना चाहिए। अब डिवाइजर क्या होता है? तो एक्स डिवाइजर है वाई का जब एक्स डिवाइड कर दे वाई को विदाउट एनी रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर जीरो हो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो। लेट सपोज करो 8 एक वैल्यू है। ठीक है, 8 एक इंटीजर है और 2 दूसरा इंटीजर है। तो ये जो 2 है ये 8 का डिवाइजर है। क्यों डिवाइजर है? क्योंकि 2 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि डिवाइड करेगा विथ रिमाइंडर जीरो। कोई रिमाइंडर मुझे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है गाइस डिवाइजर का डेफिनेशन। ठीक है, तो चलो, मुझे उम्मीद है तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज करो डी का वैल्यू 1 है और मुझे क्या बताना है? मुझे वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए प्रिंट करना है। और कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन है कि ए का एटलीस्ट फोर डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ फोर लिख रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट फोर डिवाइजर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि कोई भी दो डिवाइजर के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो एटलीस्ट डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो देखो, एकदम छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वन। तो वन का कितना डिवाइजर है? तो वन का खुद ही एक, वन ही खुद का डिवाइजर है और तो कोई इंटीजर है नहीं जो इसका डिवाइजर है। ठीक है, तो यहां मुझे कितना डिवाइजर मिला? यहां मुझे एक डिवाइजर मिला। बट मुझे कितना चाहिए? मुझे कम से कम फोर तो चाहिए ही चाहिए। तो यानी कि वन नहीं है पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा बनेगा? टू। तो टू का कौन कौन डिवाइजर है? सबसे पहला वन इसका डिवाइजर है। क्यों वन डिवाइजर है? क्योंकि वन जो है टू को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा विदाउट एनी रिमाइंडर। इसी कारण वन मेरा डिवाइजर है टू का। और टू का कौन डिवाइजर है? तो टू का एक और डिवाइजर है टू खुद। ठीक है, क्योंकि टू खुद को तो डिवाइड कर ही देगा विदाउट एनी रिमाइंडर। तो यानी कि टू का मुझे दो डिवाइजर मिला, वन एंड टू। बट मुझे कितना डिवाइजर चाहिए? मुझे कम से कम चार चाहिए। तो टू भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है क्राइटेरिया को। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है मेरा थ्री। तो थ्री का कौन कौन डिवाइजर है? तो थ्री का एक डिवाइजर वन है और दूसरा डिवाइजर खुद थ्री है। इसके अलावा कोई डिवाइजर पॉसिबल नहीं है, तो थ्री भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। फोर के लिए चेक करो। तो फोर का एक डिवाइजर वन है, एक डिवाइजर इसका टू है और एक और डिवाइजर इसका फोर है। यानी कि ये खुद ही डिवाइजर तो होगा ही। तो यानी कि यहाँ पे मुझे तीन डिवाइजर मिला, बट मुझे कितना चाहिए? मुझे एटलीस्ट फोर चाहिए। तो फोर भी नहीं पॉसिबल है। फाइव के लिए चेक करो। तो फाइव के लिए वन हो गया एक डिवाइजर और दूसरा फाइव हो गया डिवाइजर, और तो कोई डिवाइजर ही नहीं है। तो फाइव भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब सिक्स के लिए चेक करो। तो सिक्स का एक डिवाइजर वन है, दूसरा डिवाइजर टू है, तीसरा डिवाइजर थ्री है और चौथा डिवाइजर ये खुद है। ठीक है, तो यहां देखो, मुझे कहा था एटलीस्ट फोर डिवाइजर होना चाहिए। तो देखो यहाँ चार डिवाइजर तो मिल गया है। ठीक है, तो यानी कि ये पहला कंडीशन तो अब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो अब मूव करो दूसरे वाले कंडीशन पे। दूसरा वाला कंडीशन क्या कहता है? कि जो डिफरेंस होना चाहिए डिवाइजर्स के बीच का, वो कम से कम तो डी के बराबर होना चाहिए। तो यहां निकालो, इसका डिफरेंस कितना है? वन है। इसका डिफरेंस वन है, इसका डिफरेंस थ्री है। तो देखो हर जगह पे डिफरेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, क्योंकि यहाँ डी का वैल्यू क्या था? वन था। तो हर जो भी डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी है। तो यही मुझे चाहिए था। मुझे क्या कहा था कि एटलीस्ट डी होना चाहिए। तो डी के बराबर तो हो ही रहा है। ठीक है, तो यानी कि सिक्स जो है इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट होगा, क्योंकि सिक्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसका कि चार डिवाइजर भी है और हर डिवाइजर, कोई भी दो डिवाइजर के बीच का डिफरेंस एटलीस्ट डी के बराबर भी है। ठीक है, तो मुझे आउटपुट करना है इस केस में सिक्स। अब मुझे उम्मीद है गाइस कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आओ अब इसके लॉजिक को हम समझते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लॉजिक वाला पार्ट। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले एक चीज समझो, कोई नंबर एक्स है, ठीक है, कोई नंबर एक्स है, तो इसका दो डिवाइजर तो ऑलवेज फिक्स्ड है। कौन सा दो डिवाइजर? पहला डिवाइजर वन। कोई भी नंबर हो उसका फिक्स है कि वन तो डिवाइजर पॉसिबल हमेशा होगा, ठीक है, क्योंकि वन जो है हर नंबर को डिवाइड करता है। करेक्ट? ठीक है। और दूसरा डिवाइजर ये नंबर खुद होगा, यानी कि एक्स होगा। ठीक है। अगर ये नंबर एक्स है तो ये एक्स जो है खुद को तो डिवाइड करेगा ही। तो इतना तो कंफर्म है कि कोई भी नंबर हो उसका दो डिवाइजर ऑलवेज फिक्स्ड है, एक तो वन और दूसरा वो खुद। ठीक है। अब मुझे क्या बोला है प्रॉब्लम में? मुझे कहा है कि एटलीस्ट फोर डिवाइजर्स होना चाहिए। ठीक है। ये पहला कंडीशन है। और जब पहला कंडीशन हम फुलफिल कर लेंगे तो सेकंड कंडीशन की तरफ जाना है, जो कि कहता है कि कोई भी दो डिवाइजर के बीच का डिफरेंस कम से कम डी होना चाहिए। ठीक है। अब जरा अभी फर्स्ट वाले कंडीशन पे फोकस करो, एटलीस्ट फोर डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है। तो देखो दो डिवाइजर तो ऑलवेज हर नंबर का पॉसिबल है। तो अगर मुझे बोल रहा है एटलीस्ट फोर डिवाइजर, तो क्यों ना हम ऐसा नंबर खोजें जिसका एग्जैक्टली फोर डिवाइजर हो। क्यों? क्यों एग्जैक्टली फोर डिवाइजर? देखो, कोई नंबर है जिसका एग्जैक्टली फोर डिवाइजर है और कोई नंबर है जिसका चार से ज्यादा डिवाइजर है। तो ये ऑब्वियस है कि ये जो चार डिवाइजर वाला नंबर है ये छोटा होगा एज कंपैरिजन टू जिसका चार से ज्यादा डिवाइजर है। ठीक है। और मुझे प्रॉब्लम में तो कह रखा है ना कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए मुझे प्रिंट करना है। तो मैं किसकी तरफ मूव करूंगा? मैं एग्जैक्टली फोर डिवाइजर वाले की तरफ मूव करूंगा, ना कि मैं उससे ज्यादा डिवाइजर की तरफ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो अब मेरा मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि मुझे उस नंबर को खोजना होगा जिसका कि एग्जैक्टली फोर डिवाइजर होता है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला, अगर मेरा ये x p इंटू क्यू के बराबर है, ठीक है, p इंटू क्यू के बराबर है। अब जरा समझो क्या है यहाँ, ये x कोई नंबर है और p और q इस x का प्राइम फैक्टर है। ठीक है। और ये दोनों ही प्राइम फैक्टर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। तो यहां तुम देखो, इस x का दो डिवाइजर तो फिक्स था, पहला वन, दूसरा x, और दो और डिवाइजर इंक्लूड हो गया, कौन सा? P और Q। ठीक है। तो एक और डिवाइजर आ गया P और दूसरा डिवाइजर आ गया Q। यानी कि अब इस X का एग्जैक्टली फोर डिवाइजर है। कौन कौन? सबसे पहला वन, दूसरा P, तीसरा Q और फिर चौथा X। ठीक है। तो ये चार डिवाइजर इसका फिक्स हो गया, है ना। हमें हम किस चीज को देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एग्जैक्टली फोर डिवाइजर वाला नंबर किस तरह का दिखता होगा। ठीक है। तो ये मेरा एक नंबर x है जो कि दो प्राइम, जिसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन p इंटू क्यू है। तो P इंटू क्यू अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ये श्योर है कि P जो है डिवाइड करेगा x को, एंड Q भी जो है डिवाइड करेगा x को, यानी कि P और Q क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। एक एग्जांपल ले लो, अगर 12 है तो 12 को हम 3 इंटू, एक सेकंड, हम 6 ले लेते हैं। ठीक है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू टू। अब 3 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या बना? 3 इंटू टू। अब देखो ये 3 क्या है? 3 डिवाइजर है 6 का, और ये 2 क्या है? 2 भी डिवाइजर है 6 का, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल के टर्म्स में। ये एक एक्स है नंबर जिसका कि प्राइम फैक्टर है पी और क्यू। तो यहां तुम चेक करो कि इस एक्स नंबर का एग्जैक्टली फोर डिवाइजर्स है, इससे ज्यादा डिवाइजर इसका पॉसिबल ही नहीं है। इसको तुम इस एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे सिक्स का एक डिवाइजर वन है, दूसरा डिवाइजर सिक्स है, तीसरा ये थ्री है इसका डिवाइजर, चौथा इसका टू है डिवाइजर। तो देख रहे हो केवल चार ही डिवाइजर पॉसिबल है। तो ये नंबर, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो एक्स है इसका एग्जैक्टली फोर डिवाइजर पॉसिबल है, एग्जैक्टली फोर डिवाइजर है जब हम एक्स को किसी दो प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। और कौन कौन सा है वो चार डिवाइजर? तो सबसे पहला वन, दूसरा पी, तीसरा क्यू, चौथा एक्स। ठीक है। तो ये तो एक टाइप का नंबर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो, एक और टाइप का नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका कि चार डिवाइजर होगा। ठीक। देखो दूसरा नंबर मैं यहां लिखता हूं x इक्वल टू पी क्यूब। ठीक है। अब देखो ये जो हमने ये x इक्वल टू पी क्यूब लिखा है, यहाँ p क्या है? p मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है। p मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है। अब देखो ये x का भी चार डिवाइजर है। कौन कौन सा? देखो सबसे पहला वन, दूसरा p, तीसरा p स्क्वायर और चौथा p क्यूब कह लो या x कह लो, क्योंकि x का वैल्यू p क्यूब के बराबर है। देख रहे हो? तो अगेन इस x का क्या है? चार डिवाइजर बन रहा है, वन p स्क्वायर p क्यूब। अब एक एग्जांपल ले लो, लेट सपोज करो x का वैल्यू 8 है। ठीक है। x का वैल्यू 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब के फॉर्म में। ठीक है। इसका कौन कौन सा डिवाइजर बनेगा? पहला वन, दूसरा टू, तीसरा फोर और चौथा ये खुद 8। तो देखो ये चार डिवाइजर, एग्जैक्टली फोर डिवाइजर। ठीक है। तो देखो यहां पे मुझे दो तरह का नंबर दिखा जिसका एग्जैक्टली चार डिवाइजर होता है।
कौन कौन नंबर? नंबर का फॉर्म कुछ इस प्रकार है, पहला नंबर x इक्वल टू पी इंटू क्यू के फॉर्म में, और दूसरा नंबर है मेरा x इक्वल टू पी क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, यही दो नंबर गाइस केवल एग्जिस्ट करेगा जिसका कि 4 डिवाइजर होगा। ठीक है, तो हमने पहला कंडीशन तो अचीव कर लिया। मुझे कह रखा था प्रॉब्लम में एटलीस्ट 4 डिवाइजर होना चाहिए, तो हमने एग्जैक्टली 4 डिवाइजर वाले नंबर को पिक किया और उसके फॉर्म को देखा। एग्जैक्टली 4 वाले को क्यों देखा? क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 ही डिवाइजर वाले को पिक करूं, क्योंकि जैसे ही मेरा डिवाइजर बढ़ेगा तो ये ऑब्वियस है कि नंबर फिर बढ़ जाएगा, नंबर बड़ा होने लगेगा, है ना, लार्जेस्ट होने लगेगा। तो मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, तो इस कारण मैंने एग्जैक्टली 4 डिवाइजर वाले नंबर के फॉर्म को देखा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये दो तरह का नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका कि एग्जैक्टली 4 डिवाइजर है। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है, पहला कंडीशन हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब है हमारा दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि कोई भी दो डिवाइजर के बीच का डिफरेंस कम से कम तो डी के बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो इस वाले केस को भी हम बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। कैसे? देखो मुझे पता है कि जो सबसे छोटा डिवाइजर होगा वो 1 होगा, दोनों ही केस में 1 है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक प्राइम नंबर p और q चाहिए, है ना। तो देखो अगर सबसे छोटा डिवाइजर 1 है, तो मैं अगर किसी प्राइम नंबर p को अगर सर्च करूंगा तो मैं कहां से करूंगा? मैं 1 प्लस d से खोजना स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस डी जैसे ही हम कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि अब जो 1 प्लस डी वाला जो नंबर है ना और जो ये 1 है उनके बीच का डिफरेंस डी हो चुका है ना। समझ रहे हो? समझो यहां पर हमने पहले ही फॉर्म पकड़ लिया, पी और क्यू, पी इंटू क्यू के फॉर्म वाला नंबर और दूसरा मेरा पी क्यूब के फॉर्म वाला। अब मुझे सेकंड वाले कंडीशन को देखना है जो कि कहता है कि दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस एटलीस्ट डी होना चाहिए। तो देखो सबसे छोटा जो डिवाइजर है वो 1 है ना, सबसे छोटा जो डिवाइजर है वो 1 है, और मुझे कहा है कि दो डिवाइजर के बीच का डिफरेंस एटलीस्ट डी होना चाहिए। तो मैं जो सेकंड, ये जो मैं पी को जो सेलेक्ट करूंगा, पी क्या है? पी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैं ये जो पी को जब मैं सर्च करूंगा तो मैं लूप स्टार्ट करूंगा 1 प्लस डी से। ठीक है, 1 प्लस डी से मैं लूप स्टार्ट करूंगा। अब ऐसा करने से ये होगा कि यहाँ 1 और 1 प्लस डी के बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम तो डी हो गया, है ना। अब मुझे उस कंडीशन को चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मुझे ये पी पता चल जाएगा, ठीक है, पी पी मैं सर्च कर लूंगा। अब मैं देखो क्या करूंगा, मैं 1 प्लस डी से लूप लगाऊंगा और जैसे ही मुझे कोई प्राइम नंबर मिल जाएगा मैं वहीं पे उस लूप को ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अब लेट सपोज करूं वो प्राइम नंबर मुझे पी मिल गया। तो P अगर मुझे प्राइम नंबर मिल गया तब अब मुझे क्या करना है? मुझे इस Q को सर्च करना है। तो Q को हम कैसे सर्च करेंगे? तो मुझे पता है कि डिफरेंस जो दो डिवाइजर का होना चाहिए वो कम से कम D होना चाहिए। तो मैं अगेन जो लूप लगा करके चेक करूंगा, मैं वो चेक करूंगा P प्लस डी से। मेरा P तो मुझे मिल गया, अब मुझे नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी कि इस Q को खोजना है। तो Q को मैं कहां से लूप लगा के सर्च करूंगा? P प्लस डी से। P प्लस डी कर देने से क्या होगा कि अगेन जो मेरा जो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है वो D मेंटेन हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब एक बार मुझे ये P और ये Q पता चल जाएगा तो ये X किसके बराबर होगा? X मेरा P इंटू क्यू के बराबर होगा। तो जब मेरा P और Q पता चल गया तो तुम्हें आउटपुट में जस्ट P इंटू क्यू प्रिंट कर देना है। ठीक है, क्योंकि यही तो X का वैल्यू है। तो देख रहे हो कितनी आसानी से मेरा ये फर्स्ट वाला केस सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड वाला केस में कुछ नहीं है। सेकंड वाला केस में मुझे क्या चाहिए? P क्यूब का फॉर्म वाला नंबर है, ठीक है। और P मेरा क्या है? P मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो जो हम फर्स्ट वाले केस में ये जो P का वैल्यू निकालेंगे ना, जस्ट हम उसका क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो ये P क्यूब बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस फर्स्ट केस और सेकंड केस में दोनों में जो मिनिमम वैल्यू रहेगा उसे ही मुझे प्रिंट करना है। दैट्स इट। समझ रहे हो? एकदम आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे पता चला कि ठीक है कोई भी नंबर x हो उसका दो डिवाइजर तो पॉसिबल है, 1 और x, यानी कि 1 और वो खुद। ठीक है, अब मुझे क्या बोला? मुझे बोला कम से कम 4 डिवाइजर होना चाहिए। तो कम से कम 4 डिवाइजर होना चाहिए, तो हम क्यों ना कोशिश करें कि एग्जैक्टली 4 डिवाइजर वाले नंबर को खोजें कि वो नंबर कैसा दिखेगा। एक बार मुझे वो पता चल जाएगा तो मैं फिर आसानी से आंसर निकाल लूंगा, है ना। अब एग्जैक्टली 4 डिवाइजर को लेना ही फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि वहां से मुझे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। कोई नंबर जिसका ज्यादा डिवाइजर है, ठीक है, तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो नंबर लार्जेस्ट होगा, ठीक है, बड़ा होगा एज कंपेरिजन टू एग्जैक्टली 4 डिवाइजर वाला। ठीक है, तो वही हमने वहां से निकाला वो कि ठीक है एग्जैक्टली 4 डिवाइजर वाले को मुझे सर्च करना है। तो मैंने देखा कि ठीक है कोई नंबर अगर किसी का एग्जैक्टली 4 डिवाइजर है तो वो किस तरह का दिखेगा? तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, x इक्वल टू पी इंटू क्यू के फॉर्म में रहेगा। p मेरा प्राइम नंबर, q मेरा प्राइम नंबर। ठीक है, और ये x का क्या है? p और q प्राइम फैक्टर है।
तो जैसे ही मुझे ये पी और क्यू पता चल जाएगा तो एक्स का वैल्यू आसानी से हम निकाल लेंगे, पी इंटू क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू हम कैसे पता करेंगे, तो मुझे पता है जो सबसे छोटा डिवाइजर है वो 1 है। तो जब हम पी के लिए सर्च करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 + डी से सर्च करेंगे, ताकि मेरा जो सेकंड कंडीशन है एटलीस्ट डी डिफरेंस वाला वो भी कवर हो जाए। अब एक बार मुझे पी मिल जाएगा तो फिर हम पी प्लस डी से लूप लगा करके इस क्यू को सर्च करेंगे। ठीक है, अब यहां भी हम उसी चीज को मेंटेन कर रहे हैं, एटलीस्ट डी डिफरेंस को। ठीक है, एक बार जब पी और क्यू पता चल गया तो जस्ट मुझे पी इंटू क्यू ही मेरा क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू होगा। और दूसरा केस है मेरा कि कोई नंबर जो कि पी क्यूब के फॉर्म में हो। ठीक है, अब यहाँ पी क्या है, पी मेरा अगेन प्राइम नंबर है, करेक्ट। तो पी अगर प्राइम नंबर है तो इस फर्स्ट केस में जो मुझे ये पी का वैल्यू मिलेगा उसी का हम जस्ट क्यूब कर लेंगे। ठीक है, और क्यूब करके हम चेक कर लेंगे कि ये वाला एक्स और इस एक्स दोनों में मिनिमम कौन है, जो मिनिमम होगा उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम का हर एक पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा इनकेस कुछ डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट करो। ठीक है, हम जरूर तुम्हें रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आओ जैसा हमने तुम्हें यहाँ दिखाया है उसी प्रकार हम इसे कोड भी कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले मुझे टेस्ट केस लेना है जो कि मैंने यहाँ ले रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे वो इंटीजर डी को इनपुट के तौर पे ले लेना है। ठीक है, तो ये हमने डी को ले लिया। अब मेरा लॉजिक क्या था, मुझे सबसे पहले पी को निकालना था। ठीक है, पी कौन सा नंबर था, पी मेरा प्राइम फैक्टर था, ये जो हमारा पी था। ठीक है, एक सेकंड मैं कलर चेंज करता हूँ। ये देखो, ये पी हमें निकालना है और उसके बाद हमें क्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें इस पी को पता करना होगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे पता करेंगे पी को। तो पी को पता करने के लिए हम एक नेक्स्ट प्राइम करके एक फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम। ठीक है, और इसमें हम क्या पास करेंगे, कहां से हमें इसको सर्च करना है, पी को हमें सर्च करना है 1 + डी से। अभी हमने लॉजिक में देख रखा है गाइस, तुम वीडियो को थोड़ा बैक करके इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, अब एक बार मुझे ये पी पता चल गया तो फिर मुझे किसे पता करना है, मुझे क्यू निकालना है। क्यू हम कैसे निकालेंगे, तो अगेन इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे, नेक्स्ट प्राइम। ठीक है, एक सेकंड, नेक्स्ट प्राइम फंक्शन को हम कॉल करेंगे, है ना। और इस बार हम क्या पास करेंगे इसके अंदर, यानी कि क्यू को हम कहां से लूप लगा करके सर्च करना चालू करेंगे, तो पी प्लस डी से। ठीक है, पी प्लस डी से। ठीक है, और ये भी हमने तुम्हें लॉजिक में बता रखा है। एक बार जब मुझे पी क्यू मिल गया तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है मिनिमम ऑफ पी इंटू क्यू कॉमा पी क्यूब, है ना। इन तीनों का जो मिनिमम होगा उसे ही मुझे प्रिंट करना है। बस लो, इतना ही था हमारा कोड। अब जस्ट मुझे एक क्या करना है, नेक्स्ट प्राइम का फंक्शन लिख देना है। तो आओ इसे भी हम लिख देते हैं, इंट नेक्स्ट प्राइम। ये हमारा फंक्शन हो गया और इसके अंदर एक मुझे इंटीजर एक्स मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ से फॉर लूप लगाएंगे आई इक्वल टू एक्स, और यहाँ हम कंडीशन कुछ नहीं देंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो प्राइम नंबर कहाँ हमें मिलेगा। ठीक है, और आई को हम इंक्रीमेंट करते चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। एक बुलियन वेरिएबल रख लेते हैं, है ना, एक बुलियन वेरिएबल रख लेते हैं। अब जस्ट हमें चेक करना है कि क्या ये ith वाला इंटीजर प्राइम है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं प्राइम को, तो हम जस्ट सिंपल एक लूप लगाते हैं, j इक्वल टू 2 से चलता है ये लूप, और j इंटू जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि जो भी i नंबर है उसके स्क्वायर रूट तक हम हर नंबर को चेक करते हैं कि क्या वो ith नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है। अगर किसी से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो डेफिनेटली प्राइम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है वो केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, है ना। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, ये सब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो फिर भी मैंने तुम्हें हर चीज यहाँ बता ही दिया है। ठीक है, तो देखो j इक्वल टू 2 से हम लूप लगाएंगे और इस i के स्क्वायर रूट तक के हर नंबर को चेक करना है अब हमें। ठीक है, j प्लस प्लस हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या i किसी से भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन हमने लिख दिया, ये हमारा ये i है। ठीक है, हम चेक करें क्या i किसी भी j से यहाँ डिविजिबल हो रहा है। अगर किसी से भी डिविजिबल हो गया इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर केवल 1 और खुद से डिविजिबल होता है। अगर उसके बीच में किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल हो जाए तो वो डेफिनेटली प्राइम नहीं है। तो अगर किसी से भी डिविजिबल हो जाए तो हम यहाँ f को क्या कर देंगे, f को हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड, हम इसे इनिशियली ट्रू रखते हैं, हम इनिशियली मान के चलते हैं वो प्राइम है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन अगर हिट करता है तो हम उसे फॉल्स कर देते हैं, यानी कि वो प्राइम नहीं है। ठीक है, और फिर हम ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि अब मुझे आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे क्या मेरा ये जो ith वाला नंबर था ये क्या प्राइम है। अगर प्राइम है तो f का वैल्यू ट्रू रहेगा, तो यानी कि इफ वाला कंडीशन हिट करेगा। तो अगर प्राइम होता है तो मुझे रिटर्न कर देना है i। ठीक है, मुझे रिटर्न कर देना है i, यानी कि यही वो i नंबर है जो कि प्राइम है। ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है, मैं जो यहाँ p का वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ 1 + d से लूप लगा करके। तो ये x का वैल्यू मैं लेट सपोज करो 1 + d आया है, तो मुझे
स्मॉलेस्ट पी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे जो ए नंबर प्रिंट करना है वो मुझे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट करना है। तो हम पी का स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे एंड सिमिलरली क्यू का भी स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे। तो इसी कारण हमने यहाँ 1+d अगर x का वैल्यू है तो यहां से हमने लूप लगाया है, और जैसे ही मुझे कोई भी मिल जाए प्राइम नंबर, बस तुरंत हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न कर देंगे। अब मुझे आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम जस्ट रिटर्न 0 कर देते हैं, ऑल्दो यहाँ पर कभी आएगा नहीं, ठीक है। कभी यहाँ पर कॉल जो है इस जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। जनरली इस लूप के अंदर ही खत्म हो जाएगा। जनरली क्या मतलब, एग्जैक्टली इस लूप के अंदर ही ये रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक नंबर आगे मुझे मिल ही जाएगा प्राइम। तो ये वाला एफ का वैल्यू जो है कहीं ना कहीं ट्रू हो ही जाएगा, तो ये आई रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नौबत नहीं आएगा, बट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये पी का वैल्यू पता चल गया, क्यू का वैल्यू पता चल गया, और ये फिर हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। तो हमारा फंक्शन भी कंप्लीट है और पूरा का पूरा कोड भी कंप्लीट हो गया। अब एक बार रन करते हैं इसे। तो ये देख सकते हो गाइस, गिवन टेस्ट केस पास कर गया। अब एक बार हम इसे सबमिट कर लेते हैं। तो ये यहाँ हमने इसे लगाया सबमिट में, और ये देख सकते हो प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इन केस तुम्हारा कुछ डाउट रह जाता है तो तुम डेफिनेटली कमेंट करो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो क्लियर करो डाउट को, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।